आज का हमारा टॉपिक है मॉब लिंचिंग या भीड़ द्वारा हत्या। भीड़ द्वारा हत्या। तो दोस्तों, ये टॉपिक भारत में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है कि एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला जाता है। इसी को हम भीड़ हत्या कहते हैं या मॉब लिंचिंग कहते हैं। ये जो इशू है भारत में लगातार चर्चा में बना रहता है, और जब भी यह इशू हमारे सामने आता है तो पूरे देश इवन पूरी दुनिया को भी ही हिला डालता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा भारत की उस समय बदनामी या चर्चा होती है जब इस तरह की घटनाएं भारत में आती हैं। तो हमारे सामने जो यक्ष प्रश्न है कि भारत में इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई कानून बनाने की ज़रूरत है या नहीं, इसी के विषय में हम पूरी चर्चा इस अपने लेक्चर में करेंगे। देखिए, मॉब लिंचिंग की परिभाषा आईपीसी में नहीं दी गई है। आईपीसी का मतलब है कि हमारा जो इंडियन पिनल कोड है कि अपराध जो होते हैं वो सब कहाँ से हमारे मतलब कि अपराध की सज़ा क्या होगी, ये सारी चीज़ों के लिए जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो आईपीसी से निकल के आता है। तो उसमें इसके लिए मॉब लिंचिंग की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि मॉब लिंचिंग है वो होती क्या है और इसमें किस तरीके के जो मतलब मामले हमको देखने को मिलते हैं। तो मॉब जस्टिस जो होती है आए दिन देखने को मिलता है कि भीड़ तंत्र द्वारा हत्या कर दी जाती है, और ये सुनने को सोशल मीडिया में हमेशा मिलता है कि भीड़ रक्त पिपासु हो चली है। भीड़ अपने हाथ में कानून ले लेती है गौ हत्या के नाम पे, बच्ची की हत्या के नाम पे, रेप के मामले में, या कुछ भी जो समाज में गलत होता है उसको भीड़ ये सोचती है कि भारत में न्यायपालिका जो है वो इसमें अगर केस जाएगा तो 8-8 10-10 साल तक केस चलता रहेगा। तो वो इस चीज़ का वेट भी नहीं करते कि भाई इनको जो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय दिया जाए, उस चीज़ का वेट नहीं करते कि अगर कुछ हुआ है तो पुलिस आएगी वो कानून के हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये चीज़ को फॉलो नहीं करते कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 8-8 10-10 साल लग जाएंगे और ये व्यक्ति बच जाएगा। उनके मन में सोच यही होती है। ये तर्क होता है जो मॉब लिंचिंग करते हैं लोग कि इतना ज़्यादा मतलब कि जो भारत की न्याय प्रणाली है वो उसमें इतनी खामियां हैं कि यह व्यक्ति बच जाएगा और इसको कुछ नहीं होगा तो हम इसको तुरंत न्याय दे देते हैं। तो उनके पीछे यह तर्क होता है और तभी उसको पीट पीट कर मार डाला जाता है। तो इसको ये एक तरीके से पूरी तरीके से ये एक तालिबानी तरीका है, कंगारू कोड का सिस्टम है कि मतलब कि भीड़ ने अपने हिसाब से नियम बनाया और फिर जिसको चाहे उसको मार देती है। यह एक तरीके से पूरी की पूरी एक मध्यकालीन व्यवस्था है। हाँ, हमारे न्यायपालिका की जो है कमी तो है कि ये कि किसी भी केस में इतना टाइम लग जाता है, लेकिन उसका मतलब कि ये नहीं है कि भाई आप पीट पीट कर मार डालोगे। तब भी हमारे न्यायपालिका जो एक सिद्धांत पे चलती है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराध को सज़ा नहीं होनी चाहिए, इस सिद्धांत पे न्यायपालिका काम करती है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे कि किसी ने कुछ किया अब उसको अभी सिद्ध भी नहीं हुआ है, अब अगर किसी कानून के खिलाफ उसने किया है कुछ तो उसको कानून सजा देगा। आप कौन होते हैं सजा देने वाले? तो इसी को तो वो जो मॉब लिंचिंग करते हैं वो यही तर्क देते हैं कि भाई इस तरीके से तो न्यायपालिका में बहुत दिन तक कानून चलता रहेगा, मतलब कि केस चलता रहेगा और इसको सजा नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं, एक मध्यकालीन पद्धति जो है, जो मध्यकालीन समाज था वहाँ पे होता क्या था कि पूरी नुमाइश करते हुए भीड़ द्वारा किसी कोई अगर समाज के खिलाफ काम करता था तो उसको पीट पीट कर मार डाला जाता था, पत्थर से मार दिया जाता था, इस तरीके से सजा दी जाती है। तो हमारा क्या समाज उसी मध्यकालीन अवस्था में जा रहा है। तो इसी इशू को हम पूरी तरह समझते हैं। हमने ये समझ लिया कि मॉब लिंचिंग होती क्या है। अब लगातार 7-8 साल से मॉब जस्टिस के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है कि इस तरीके की चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं? तो सबसे पहला जो रीज़न आता है वो रिलीजियस डॉगमेटिज्म है, धार्मिक हठधर्मिता है। इसका क्या मतलब है कि एक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं कि हमारा ही धर्म है वो सबसे बड़ा है, सबसे महान है, और उसके आड़े में अगर कोई भी आता है, उसके खिलाफ कोई भी आता है या उसके खिलाफ कोई बातें भी करता है तो उसके प्रति इतने नाराज, इतने असहिष्णु हो जाते हैं कि इवन उसकी हत्या तक कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि मामले आते हैं वो रिलीजियस डॉगमेटिज्म के मतलब कि धार्मिक हठधर्मिता के ही मामले आते हैं। लोग ये कहते हैं कि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन नहीं दोस्तों, भीड़ का धर्म होता है। और ज़्यादातर यही मामले देखे गए हैं कि उसकी जो हत्या हुई है वो धर्म के मतलब कि धर्म को ध्यान में रख के ही हुई है। तो इसका वो धर्म के नाम पे हत्या क्यों हो जाती है? क्योंकि जब कोई भी समाज जो होता है, अगर उसके जो चलाने वाले पॉलिटिशियन या जो विचारधारा एक खास तरीके की विचारधारा फैलाते हैं जिससे दूसरे धर्म के, अगर धर्म के नाम पर वोट मांगी जाएगी, जाति के नाम पर वोट मांगी जाएगी, तो एक खास धर्म के मामले वाले लोगों के खिलाफ, यही एक रीज़न नहीं है, और भी रीज़न है, लेकिन अभी हम जो धार्मिक रीज़न है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें फैलाई जाएंगी तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक तरीके का हठधर्मिता आती जाएगी, दुराग्रह ज़्यादा आता जाएगा, जिद्दीपन आता जाएगा कि वो लोग फिर वेट भी नहीं करेंगे दूसरे धर्म वाले को मारने के लिए कि पुलिस आएगी, अपना काम करेगी, न्याय होगा
ऐसा नहीं, एक विशेष धर्म का अगर जा रहा, तो अगर ट्रक जा रहा तो, और अगर मवेशी लादा हुआ है उसने, मवेशी लेकर जाता है, तो विशेष अगर उसको रोकते हैं, चेक करते हैं, अगर विशेष धर्म का निकला, उसकी आईडी देखें, विशेष धर्म का देखा, तो फिर पीट पीट कर मार डालते हैं। तो इस तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि सारे जो मतलब कि, और ये चीज़ें हर धर्म में होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म मुसलमान धर्म, सब धर्म में होती है। हिंदू में भी होती है, मुसलमान में, इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिसको सभ्य समाज के नागरिक माना जाता है, वो लोग भी इस तरीके के होते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि उनके मन में भी ये चलता रहता है। देखिए 90% लोग मान लेते हैं कि हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन उनके मन में, दिमाग में यही इसी तरीके की विचारधारा चलती ही रहती है। तो वो इससे क्या होती है, हिंसात्मक घटनाएं होती है, असहिष्णुता फैलती है, और जैसे ये फैलती है तो फिर इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। जैसे हरियाणा में पहलू खान का मामला 2017 में देखने को मिला। गाय तस्करी के मामले में इसकी हत्या कर दी। अखलाक की हत्या यूपी में देखी गई, गोमांस के लिए, मतलब इसकी हत्या कर दी गई। तबरेज अंसारी 2019 में झारखंड में चोरी का संदेह की वजह से इसकी हत्या कर दी गई। पालघर लिंचिंग 2020 में महाराष्ट्र में हुई कि बच्चा अपहरण के मामले में 2 साधुओं को पीट पीट कर मार डाला गया। तो इस तरीके की हत्याएं देखने को हमको मिलती हैं। और जब रिलीजियस डॉगमेटिज्म होगा तो उससे क्या होगा, अब जो भारत की बहुलतावाद है, जो एक बहुलवादी संस्कृति का देश है भारत, मतलब कि इसमें बहुत तरीके की विविधता वाले लोग रहते हैं, इसको चोट पहुंचती है। चोट क्यों पहुंचती है दोस्तों? क्योंकि अगर विभिन्न तरीके के लोग मानने वाले लोग हैं, तो आप अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए या उसकी जो व्याख्या है गलत तरीके से करके दूसरे धर्म के खिलाफ ऐसी, मतलब धर्म के नाम पर आप हत्या करेंगे, तो वो जो भारत का बहुसंख्यवाद है, जो प्लूरलिज्म है, बहुलतावाद है, विविधता है, उसको चोट पहुंचेगी। और फिर इससे होगा क्या कि जो एक बहुसंख्यवाद है, मतलब मेजोरिटिज्म है, ये बढ़ता चला जाएगा। और ये बढ़ता चला जाएगा, इसका क्या मतलब है कि मतलब इसका मतलब सिर्फ धर्म से नहीं है, इसका मतलब धार्मिक भी है, भाषाई भी है, विचारधाराई भी, मतलब विचारधारा के स्तर पे है, जाति, महिला के मतलब कि पहनावे के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, हर तरीके का जो बहुसंख्यवाद है वो बढ़ता चला जाएगा। बहुसंख्यवाद का मतलब सिर्फ धर्म से जोड़ के मत देखिए। अगर कोई मैं अगर एक खुले विचार का आदमी हूँ, अगर दूसरा खुले विचार का नहीं है, तो अगर वो बिना खुले विचार वाली चीज़ें ज़्यादा फैलती, मेजॉरिटी में आ जाती हैं, तो आप उसमें अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो हर तरीके का अल्पसंख्यक, अगर आप मांस खाते हैं, दूसरे लोग मांस नहीं खाते हैं, अगर वो मेजॉरिटी में है, तो जो मांस खाने वाला अल्पसंख्यक हो जाता है। आप ओपन की मतलब कि आधुनिक कपड़े पहनते हैं और सामने वाला समाज अगर आधुनिक कपड़े नहीं पहनता है, और अगर वो लोग ज़्यादा हैं, तब आप माइनॉरिटी में आ जाते हैं। इसी तरीके से आप वेशभूषा के मामले में, राष्ट्रवाद के मामले में, अगर वो लोग के राष्ट्रवाद की परिभाषा के अंतर्गत आप नहीं आते, तब आप अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। तो इसका संबंध सिर्फ मतलब कि धर्म से नहीं है, भाषा से, धर्म से, विचारधारा से। सबसे बड़ा संबंध है जो विचारधारा से। अगर आप उनकी विचारधारा के हिसाब से नहीं आते हैं, तब कि आपकी मतलब कि मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। ये देखने को मिला। मॉब लिंचिंग के और क्या तरीके देखने को मिले कि जादू टोने के नाम पे हत्या कर दी गई। असम में डायन होने के नाम पे के संदेह में कि ये महिला डायन है, इसका जो जादू टोने वाली चीज़ें देख के उस महिला की हत्या कर दी गई। इसी तरह से झारखंड में जादू टोना करने के संदेह में एक महिला की हत्या कर दी गई। ऑनर किलिंग के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती है कि अगर हमारे मतलब कि घर की औरतें या महिलाएं अगर किसी दूसरे धर्म के लड़के से अगर प्यार कर लेती तो उसमें ऑनर किलिंग, जाति को लेकर ऑनर किलिंग, छोटे धर्म के लोग से किसी बड़ी घर की लड़की अगर प्यार कर लेती है तो उसके नाम पे ऑनर किलिंग हो जाती है। तो इस तरीके से जो ऑनर किलिंग हो जाती है, ये भी एक मॉब लिंचिंग का एक तरीके का उदाहरण ही है। तो अब हमारे सामने ये हमने सारे कारण देख लिए, तो हमारे सामने और भी कुछ कारण हैं जो दोस्तों, जैसे अब जब ये सब चीज़ें होती जाएंगी तो ये क्यों होती जाएंगी? क्योंकि हमने असहिष्णुता फैला दी है एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के प्रति इस तरीके की बात कर करके, लगातार उनके मन में एक तरीके की खास विचारधारा डाल करके उनके खिलाफ पूर्वाग्रह फैला दिया है। गाय सतर्कता का उदय, ये एक सबसे बड़ा कारण है मॉब लिंचिंग का। त्वरित न्याय का अभाव, कि लोगों के मन में ये रहता है कि भारतीय न्यायपालिका है, तब 10 साल तक केस चलेंगे और उससे फिर यही होगा कि न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हम अभी न्याय दे देते हैं। और क्या, पुलिस प्रशासन की अक्षमता। पुलिस मतलब कि उनको लगता है कि पुलिस प्रशासन काम नहीं करेगी, इस वजह से हत्या कर देते हैं। और दूसरा इसका ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है, तो अगर पुलिस इस तरह वाले जो मॉब लिंचिंग करते हैं उनको अगर मतलब कि सज़ा नहीं मिल पाती है या पुलिस नहीं रोक पाती, तो ये भी एक तरीके का मतलब कि अगर पुलिस नहीं रोक पाएगी तो इस तरह के मामले और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये इसके कारण है, और यहीं पे इसी कारण को अगर दूर कर दिया जाए तो ये उसका समाधान होता है। असहिष्णुता दूर कर दी जाए, जो एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह है वो दूर हो जाए, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अगर कम हो जाए, त्वरित न्याय मतलब कि अगर इंडिया का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो अगर फास्ट ट्रैक तरीके से हो, तो ये चीज़ें मतलब कि इनमें चीज़ों में कमी आई। पुलिस प्रशासन अगर अपने ढंग से काम करे, जो इस तरह के केस आते हैं तो एक मतलब कि उदाहरण सिद्ध करने जैसा काम हो जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है, तो आगे आने वाले मामले इस तरीके के रुक सकते हैं। तो हमारे सामने यही प्रश्न है कि मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने के लिए
कानून बनाने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो इसका जो मूल जवाब है कि कानून बनाने देने अकेले से कुछ नहीं हो जाएगा। अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि कोई भी देश है, अगर वहाँ पे कुछ छोटे कानून भी हैं, नाम मात्र के कानून हैं, अगर लोग अच्छे हैं तो वो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप कितने भी बढ़िया कानून बना दीजिए और वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं तो कानून की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, समाज पीछे ही चला जाता रहेगा। तो इसीलिए मेन जो दिक्कत है कानून की नहीं है, वो जो कानून है उनको फॉलो करने की है। तो हमारे पास जो मतलब कि हम यही कहेंगे कि मॉब जस्टिस को नियंत्रित करने के लिए जो कानून है पर्याप्त हैं, बशर्ते उनका सही सदुपयोग हो, जो एजेंसियाँ हैं उसका सकारात्मक इस्तेमाल करें। तो हमारे पास कानून क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें पहला जो कानून है वो CRPC 223A है। ये कई सारे ग्रुप की बात करता है कि एक साथ अगर कोई मामला होता है तो एक ही मामले में कई सारे ग्रुप को, कई सारे लोगों पर एक साथ FIR दर्ज हो सकती है और साथ में उनको अभियुक्त भी बनाया जा सकता है और सज़ा भी दी जा सकती है। तो इसका मतलब कि नए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं कानूनों का सबसे ज़्यादा सही तरीके से पुलिस इस्तेमाल करे। अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो तुरंत FIR हो और ग्रुप पे FIR हो, ये कानून हमको ये बताता है। और क्या है, IPC की धारा 147, 148 है, 153A, 153B है। अगर इनका सही से प्रयोग हो तो इस तरीके के मामले मतलब होने से पहले भी रुक सकते हैं। क्यों? ये IPC 147 और 148 कहता क्या है कि दंगा भड़काने के लिए, दंगा के लिए हथियार अगर कोई लेता है, सोशल राइट्स को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। 147, 148 कहता है। और 153A, 53B क्या कहता है? हेट स्पीच के मामले में, ये जो हम पूरा पढ़ चुके हैं उसके लिए है कि अगर इस तरह से कोई हेट स्पीच फैलाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मेन मुद्दा देखिए कानून का है ही नहीं, मेन मुद्दा है इस तरीके की विचारधारा को बढ़ाने का। और जब तक इस तरह की विचारधारा बढ़ती रहेंगी, इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे, क्योंकि उस मामले में अगर कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाती है तो इस तरह के लोगों को बढ़ावा मिलता ही रहेगा और इस तरीके के मामले सामने आते ही रहेंगे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है तहसीन पूनावाला केस में, उसमें ये कहा गया था, जो मतलब कि 2017 में जो केस हुआ उसमें कहा गया कि अगर इस तरह का आपको लगता है कि कहीं पे इस तरह का मामला आ सकता है तो तुरंत जो CRPC की धारा 144 है उसका यूज करें, भीड़ को इकट्ठा ही ना होने दें जिससे इस तरह के मामले सामने ही ना आए। और सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो पुलिस अधीक्षक है, उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो अगर ठीक से उस जिले में लॉ एंड ऑर्डर का इशू इस तरीके से आता है तो सबसे पहले वहाँ के SP, DGP, पुलिस, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जाता, FIR नहीं किया जाता। तो देखिए, तो इस तरीके से हमारे पास कानून तो हैं, लेकिन वही दिक्कत है कि कानून होना ही मतलब कि बेहतरी का सबूत नहीं है। अगर इस तरीके से कानून है और सज़ा नहीं होती तो उस कानून का कोई मतलब नहीं है। आप नए कानून फिर बना देंगे, उस पर अगर जो लोग IPC नहीं मान रहे वो इस तरह के कानून को क्या ही मानेंगे। तो इसलिए इनको मतलब कि इन कानूनों का सही ढंग से फॉलो किया जाए और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है एक नागरिक समाज की, दूसरी पुलिस की, तीसरी सरकार की। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं सही ढंग से तभी इस तरह की इशू को हम समाप्त कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि उस तरीके की जो विचारधारा है, जो विचार है, जो भीड़ को भीड़ तंत्र में परिवर्तित करते हैं, पहली बात तो उनको रोका जाए। सोशल मीडिया पे से सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें फैलती है तो उस पर निगरानी रखी जाए। सरकार अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकार खुद आके सोशल मीडिया पे संदेश जारी करे कि इस तरह के मामलों के गंभीर परिणाम होंगे। अगर सख्त संदेश सरकार देगी तब इस तरह के मामले रुकेंगे, नहीं तो इस तरह के मामले रुकने की मतलब कि कुछ आगे दिख नहीं रहा है। तो नए कानून को बनाने की हमारे पास मतलब की ज़रूरत नहीं है, जो कानून है उन्हीं को ढंग से फॉलो करने की ही ज़रूरत है। इस तरीके के विचार को ही रोकने की ज़रूरत है। ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस फैलाई जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, चौपाल लगाई जाए जिसमें ये पुलिस मतलब कि लोगों को आके समझाए कि इस तरीके के कोई मामले अगर आते हैं तो आप ही कानून ना बन जाए, हमको बताएं अगर इस तरह के मामले उसमें क्या सही है क्या गलत है, वो कानून डिसाइड करेगा। आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। देखिए, तो इस तरीके से होता क्या है, और भाईचारा बढ़ाए मतलब कि जो विभिन्न तरीके के धर्म हैं तो कुछ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाए जिससे उनके मन में जो एक दूसरे के प्रति जो दुराग्रह है सबसे पहले तो वो कम हो। जो राजनीति के नाम पे इस तरह की भड़काऊ चीज़ें की जाती है, सारा चीज़ पॉलिटिक्स से जुड़ी होती है, तो लोग खुद ही इतने अवेयर हों कि हमको इस चीज़ में नहीं पढ़ना है। तो इसमें पढ़े लिखे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दोस्तों। आधे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस तरीके के होते हैं, वो हत्या में शामिल नहीं होते लेकिन हत्या करने का पूरा माहौल बना देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, जैसे भारत वर्ल्ड लेवल पर पूरे एक ग्लोबल इकॉनमी बन रहा है, उसकी साख बढ़ रही है, तो जो भी चीज़ें अच्छाई होंगी कि भारत एक 3 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गया, चंद्रयान 3 में आगे जा रहा है, तो जितनी भी मतलब कि बेहतरी वाली चीज़ें होती हैं वो अगर ग्लोबल लेवल पे जाएंगी तो जितनी भी बुराइयाँ होती हैं समाज में वो भी ग्लोबल लेवल पे जाएंगी। इससे भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बुराई तो होगी ही, बदनामी होगी। तो हमको ज़रूरत है कि, और यही संदेश जाएगा दुनिया भर में कि भारत भले इकोनॉमी में अच्छा हो रहा है, पॉलिटिक्स में अच्छा हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका स्थान बन रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से अभी भी एक बहुत कमज़ोर राष्ट्र है। इस तरह का संदेश जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके को जो मॉब लिंचिंग है
भीड़ द्वारा हत्या, इसको रोकने के लिए सबकी जिम्मेदारी है, उसको अगर ढंग से ठीक से फॉलो किया जाए तो नए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इशू था दोस्तों। वही इसमें PDF में इतनी सारी जगह है, आप अगर कुछ भी आता है इसमें लिख सकते हैं। ये इशू लगातार चलता रहता है और कभी भी मेंस में ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो आप इसको अगर 10-15 मिनट की वीडियो में कवर कर लेते हैं तो बार बार आपको इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।